हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2। ओके, जिसमें यूनिट नंबर 2 में पहला जो चैप्टर था वो हमने फॉल्ट्स पे देखा था। तो स्टक एट फॉल्ट क्या होता है, स्टक एट ज़ीरो क्या, स्टक एट ओपन क्या होता है, स्टक एट क्लोज क्या होता है। ठीक है, स्टक क्लोज स्टक ओपन, ये हमने सब चीज़ देखा था। अगर आपने वो चीज़ें अगर नहीं देखी है, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है आपने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 पे चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से पहले उसको देखिएगा। तब आप लोग नीड फॉर टेस्टेबिलिटी क्या होती है, कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा, तो आपका कंसेप्ट ठीक से क्लियर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि नोट्स वगैरह के बारे में अच्छे खासे से बता के रखा है, तो आप लोगों को उसके बारे में भी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, क्योंकि टेस्टेबिलिटी ये हम लोग नोट पे ही करते हैं मेनली। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ टेस्टेबिलिटी DFT देखेंगे क्या होता है। अगर उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या है, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप्स आर एस फॉलोज। तो वहाँ पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जब भी आप कोई अगर डिवाइस बना रहे हो, कोई चिप बना रहे हो, तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी है कुछ ना कुछ तो एरर उसके अंदर आएगा ही आएगा। बिकॉज आप लोग VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल पे कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ क्या रहेंगे, आपके ट्रांजिस्टर्स रहेंगे। अब वो कौन से ट्रांजिस्टर पे क्या दिक्कत है, क्या एरर है, वो हमको तो पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, ये DFT का यूज़ करना पड़ता है। द VLSI चिप्स आर बिकमिंग स्मॉलर एंड थिनर। ठीक है, विथ न्यूमरस ट्रांजिस्टर, जैसे कि बताया है in them. Therefore, with the increasing density, the chances to face a dead duck is also high. तो डेड डक्स जो होते हैं, डेड डक्स का मतलब क्या है, वहाँ पे किसी एक ट्रांजिस्टर में फॉल्ट होना, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, डेंसिटी यानी उसकी जो साइज स्मॉल हो रही है, बट वो थिनर हो रहा है। ठीक, स्मॉल भी हो रहा है, थिनर भी हो रहा है, और बट उसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर की जो काउंट है ना, वो डेली बढ़ ही रही है, हर साल बढ़ता है। ठीक, उसके बाद क्या दिया, देयर कैन बी एरर इन द ट्रांजिस्टर प्रोसेस ड्यू टू बग्स इन द कैट सॉफ्टवेयर टूल्स। तो जब भी हम लोग कोई चिप बनाते हैं, VLSI का चिप बनाते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, कैट सॉफ्टवेयर में। कैट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग वो बनाते हैं। ठीक है, जो भी चिप हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं यूजिंग कैट सॉफ्टवेयर। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कैड सॉफ्टवेयर में ही अगर कोई बग रहा तो हो सकता है। यस, 100% गारंटी है कि हर एक एप्लीकेशन में, हर एक सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ तो बग्स होता है। ठीक है, डे टू डे वो उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। टू चेक वेदर द चिप इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली टू द ब्लू प्रिंट डिजाइन और नॉट, फॉल्टी चिप्स कैन बी कॉज द सस्टेंशियल लॉस टू द कंपनी विद द ह्यूज पेनल्टीज। अगर इनकेस अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और और आपको कहीं से ऑर्डर आया है कि मेरे को इतने इतने ऐसा सा चिप बना के चाहिए, इनकेस आपने वो चिप बना दिया, अब उसके अंदर हो सकता है कि कुछ सपोज अगर उसके अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स बने गए हैं, और इनकेस अगर 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, हर एक ट्रांजिस्टर का कुछ ना कुछ तो काम होगा। ठीक है, इनकेस अगर उसमें से कोई 100 या फिर 200 ट्रांजिस्टर्स खराब हो गए, नहीं उतना बोलिए तो भी अगर 1-2 ट्रांजिस्टर भी खराब होते हैं, तो क्या होगा, वो जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आएगा नहीं। तो उसके लिए आपको DFT यानी डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी, जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो उसकी टेस्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए DFT का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, देयरफॉर DFT इन VLSI चिप्स टू हैव थ्रू टेस्टिंग ऑफ द चिप एंड अवॉइड द चांसेस ऑफ एनी फॉल्ट। इसलिए DFT का यूज़ किया जाता है इन VLSI, जो कि हेल्प करता है कि जो भी चांसेस है कोई भी फॉल्ट का, उस फॉल्ट को अवॉइड करने के चांसेस क्या करता है, जो भी फॉल्ट होने का जो चांसेस है उसको कौन अवॉइड करता है, उसको अवॉइड करता है DFT। किसमें, VLSI में। ठीक है, इतना समझ के रखिए कि DFT क्या होता है। तो DFT सिंपली एक डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी है, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर बनने के बाद या फिर ब्लूप्रिंट मिलने के बाद कम से कम इतना तो होना चाहिए, जो भी आपने डिवाइस बनाया वो ठीक से चेक है कि नहीं है, क्या कुछ प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पहले सुधार लीजिए, ताकि उसको जब आप प्रोडक्शन या फिर जब प्रोडक्शन में यूज़ होगा तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाली जो कंपनी है, जो पार्टी रहेगी, वो सीधा आपके ऊपर पेनल्टी मार देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है DFT का मतलब। अब उसके ऊपर व्हाट डज DFT डू, तो हमको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि DFT करता क्या है। तो डिज़ाइन फॉर द टेस्टेबिलिटी, DFT, ये उसका फुल फॉर्म होता है, कवर्स द फॉलोइंग एरिया ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द चिप। जो भी चिप रहेगा उसका लाइफ साइकिल पूरा का पूरा डिसाइड करता है कि भाई ये डिज़ाइन होने के बाद, टेस्ट जनरेशन होने के बाद
फर्स्ट सिलिकॉन होने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे, टेस्ट स्ट्रक्चर आर इंसर्टेड ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज टू मेजर द टेस्टेबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो एक टेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, उसको इंसर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज, ताकि वो डिज़ाइन मैच हो सके, ठीक है। जो डिज़ाइन मैंने दिया है वही सेम डिज़ाइन वो कंपोनेंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसकी भी एक टेस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। वो भी टेस्ट होता है कि जो डिज़ाइन मैंने दिया था, जो मेरा रिक्वायरमेंट था, तो सबसे पहले तो उसका डिज़ाइन बनेगा। जैसे हम लोग पीसीबी बनाते हैं, तो पीसीबी हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर में बना लेते हैं, ठीक है। राउटिंग कर लेते हैं, राउटिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद फिर हम लोग उसको उस पर्टिकुलर पीसीबी पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद ईचिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, सारे के सारे प्रोसेस उस तरीके से चलते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रक्चर को आपको उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा और मेजर करना पड़ेगा, तभी वो टेस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जैसे आप पीसीबी बनाते हैं उसी तरीके से इसका भी डिजाइनिंग होती है, ठीक है। इसका डिजाइनिंग प्रोसेस भी बताया गया है। उसके बाद क्या है, टेस्ट जनरेशन। अब टेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अप्लाइंग डीएफटी एट दिस स्टेज हेल्प स्पीड अप द ATPG प्रोसेस। अब ये ATPG प्रोसेस क्या होता है, ऑटोमेटिक टेस्ट पैटर्न जनरेशन। तो ये ऑटोमेटिक जो भी टेस्टिंग का जो पैटर्न होता है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जब भी आप लोग उसको उसके ऊपर DFT लगाएंगे, जो भी आपके पास चिप रहेगा आप लोग उसके ऊपर DFT लगाएंगे, तो उस स्टेज में सिंपली वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक टेस्ट पैटर्न जनरेशन, एक टेस्ट पैटर्न जनरेट करके दे देगा कि कौन सी जगह पे क्या फॉल्ट है, कहाँ पे क्या नहीं है, कौन सा चीज़ सही है, वो सारी की सारी डिटेल आपको टेस्ट जनरेट करके दे देता है। उसके बाद है जो फर्स्ट सिलिकॉन, ओके। तो इधर क्या होता है, हियर द डिफेक्ट आर डिटेक्टेड एंड हैंडल्ड विद एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक्स। ऑल द प्रोसेस प्रॉब्लम्स, मॉडल एरर्स एंड पैटर्न एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय DFT। ये जो फर्स्ट सिलिकॉन, ये वाला जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपका सिंपली जो भी चिप रहेगा उसको उसके अंदर क्या डिफेक्ट है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है, सारी सारी डायग्नोस्टिक्स होगी। जैसे आप जाते हो ना कहीं पे, आपको CT स्कैन कराना है तो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है, तो उसी तरीके से ना उसका पूरा पूरा स्कैनिंग होता है। वो स्कैन होगा, हर एक चीज़ होगा, उसमें आपको पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है, पैटर्न में कोई एरर है क्या। अगर वो कुछ है तो वो रेक्टिफाई करेगा, किसके थ्रू, DFT में ही होता है। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस आ जाते हैं। डिज़ाइन होने के टाइम पे भी उसका उसको टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट जनरेशन करने के लिए भी टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद फर्स्ट सिलिकॉन, ये भी एक प्रोसेस ही होता है जिसमें आपको उस पर्टिकुलर चिप में क्या एरर है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाती है या फिर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट डज DFT डू। तो DFT ये 3 चीज़ें कर लेता है, ठीक, ये 3 चीज़ें कर लेता है। इसके बाद और भी चीज़ें करता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, फिर चीप प्रोडक्शन। तो अब ये चीप प्रोडक्शन ये कैसे करता है, ओके। DFT एट दिस स्टेज हेल्प्स to test the overall shipped product quality to ensure the smooth working of the product, okay. Chip are thoroughly checked and tested। तो जो भी चिप रहेगा प्रोडक्शन होने के टाइम पे, चिप का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अभी प्रोडक्शन होने के टाइम पे सारे के सारे हर एक चीज़ चेक की जाएगी, ओके, टेस्ट की जाएगी। ओवरऑल शिफ्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, उसका क्वालिटी जानने के लिए, टू एंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कैसे स्मूथ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए चीप प्रोडक्शन, ये भी एक प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ की जाती है। उसके बाद ये अपना 5वां पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अपना 4था पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट है बोर्ड लेवल टेस्ट। अब वो बोर्ड लेवल पे भी उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तब कल के दिन वो प्रोडक्शन में जाएगा तो उसको बोर्ड पे तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, कि एक बड़ा सा बोर्ड है। अब आप लोग टीवी का अगर IC देखेंगे, टीवी का अगर सर्किट देखेंगे, तो वहाँ पे वो वाला बोर्ड, ठीक है, ऐसा बड़ा सा बोर्ड होता है। तो छोटे मोटे कोई बोर्ड नहीं है, ये अपना वो वाला बोर्ड है, PCB वाला बोर्ड, उस लेवल पे टेस्ट किया जाता है। फिर DFT एट दिस स्टेज हेल्प्स टू टेस्ट द ऑपरेशनल लाइफ ऑफ द चिप विद इन द टेम्परेचर टेस्ट। अब क्या होता है, जब भी आप टीवी चालू करते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे पूरा हीट हो जाता है। आप लोग कौन सा भी सर्किट अगर देखेंगे, जैसे कि अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर VFD वगैरह देख लेंगे, तो उस पर भी पूरा चिप होता है। उस बोर्ड पे कैसे काम कर रहा है वो प्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हैं शॉप फ्लोर पे कैसे काम कर रहा है, उतने टेम्परेचर पे काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग बोर्ड लेवल टेस्ट करते हैं। तब हमको समझ में आता है कि ये जो चिप है इस टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उसके पीछे आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को आपको 55 या फिर 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं कि जो जिसपे लिखा गया रहता है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 50-60 डिग्री सेल्सियस तक ही इसको ऑपरेट करना है, या फिर इतने टेम्परेचर में काम कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर हीट हो जाता है तो वो लैग होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, कुछ दिन पहले PUBG वगैरह चल रहा था, तो बच्चे
फ़ोन पे वो गेम वगैरह खेलते तो फ़ोन हीट होने की वजह से क्या होता था, लैग होता था। तो सेम वही प्रोसेस ना इसमें भी होता है। तो वो जो चिप हमने बनाया है अब वो डिफाइन करेगा कि अगर इनकेस उतने हीट होने पे भी अगर वो अच्छे से काम करा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। तो उस लेवल पे उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, 16 लेवल टेस्ट। अब 16 के लेवल पे कैसे टेस्ट किया जाएगा, टू इंश्योर दैट द रिप्लेसेबल पार्ट्स आर वर्किंग स्मूथली द एप्लीकेशन ऑफ द DFT इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, यहाँ पे DFT का ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर सिस्टम लेवल पे अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, कभी कभार आपका चिप खराब हो सकता है, हीट हो गया, कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ ना कुछ तो कुछ दिक्कत हो सकता है, तो आप उसको निकाल सकते हैं, फिर से उसको रिप्लेस करके वही सेम अगर चिप अगर आप फिर से उस पर लगा देते हैं तो फिर से काम करना चाहिए। तो उसके लिए भी DFT का यूज़ किया जाता है कि भाई अगर इनकेस अगर मैं यही वाले चिप को अगर रिप्लेस करके फिर से इसी पे काम करूँ, तो जैसे कि अगर मैंने क्या किया, मैंने सेम चिप 10 क्वांटिटी बना दी। वो 10 क्वांटिटी को मेरे को चेक करना है, सबका सबका सेम आना चाहिए। तो पहले वाले इससे मैंने टेस्ट किया, वो 55 डिग्री सेल्सियस पे काम कर गया। दूसरा वाला मैंने लिया, वो भी 55 पे काम किया। तीसरा वाला मैंने लिया, वो 40 पे ही अगर कुछ हो जाता है, लैग होता है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो आपको उसको भी DFT के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले क्या है, डिज़ाइन टेस्ट जनरेशन करना है, फर्स्ट सिलिकॉन प्रोसेस करवाना है, उसके बाद चिप प्रोडक्शन में कैसे काम करता है, उसके बाद बोर्ड लेवल टेस्ट, बोर्ड पे अगर हम लोग उसको डालेंगे तो फिर कैसा काम करेगा, 16 लेवल टेस्ट। इनकेस अगर कभी उसको 16 लेवल टेस्ट पे अगर करते हैं तो इनकेस अगर कभी मेरे को चिप अगर एक्सचेंज करना है या फिर रिप्लेस करना है तब कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा व्हाट डज DFT डू। तो DFT का काम क्या होता है, तो यही 6 प्रोसेस हैं जो कि DFT करता है। ठीक है, सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे कि हम लोग एक बार एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी दैट इज DFT इज बेसिकली मीन्स टू प्रोवाइडिंग अ मेथड फॉर टेस्टिंग ईच एंड एवरी नोड इन द डिजाइन फॉर स्ट्रक्चरल एंड अदर फॉल्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया है कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, नोड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता के रखी हुई है। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टक एट फॉल्ट, वो जो मैंने नोड के बारे में बताया है, आप उसको देखेंगे तब ये चीज़ें क्लियरली समझ में आएगी। तो जो भी नोड्स होते हैं ना, उस नोड्स को उस नोड पे हम लोग DFT लगाते हैं, या फिर जो भी हम लोग जो भी प्रोसेस लगाएंगे उस पर क्या मेरे को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर एक नोड को टेस्ट किया जाता है DFT के हेल्प से, हर एक नोड को टेस्ट किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ nodes which can be tested through the targeted number of the patterns, greater is the test coverage of the design. For this to be possible, every node in the design has to be controllable and observable. अब इसके अंदर जब भी हम लोग इस तरीके का पैटर्न बनेगा और जब भी आपको नोड्स को अगर टेस्ट करना है, ठीक है, DFT से तो टेस्ट हो ही जाता है, बट 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो निकल कर आती है ना, वो आता है कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो जो भी नोड रहेगा वो कंट्रोलेबल होना चाहिए। कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैंने 0 और 1 ये मैंने सिग्नल दिया, 0 और 1, सपोज 0 का मतलब क्या है 0 वोल्ट और 1 का मतलब है 5 वोल्ट। अब ये चीज़ें ना कंट्रोलेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को कहीं पे 3.5 मिल गया, 2.5 मिल गया। तो ये 0 और 1 ये पर्टिकुलर मेरा एक रेंज डिसाइड है, 0 और 1, 0 का मतलब 0 और 1 का मतलब 5 वोल्ट, एक आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया, फॉर दिस इट इज़ पॉसिबल, फॉर दिस टू बी पॉसिबल एवरी नोड इन द डिज़ाइन हैज़ टू बी कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। ये DFT तभी पॉसिबल होगा करना जब हर एक नोड पे ना हर एक नोड पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोलेबिलिटी है और ऑब्जर्वेबिलिटी है। अगर दोनों की दोनों अगर हैं तभी आप DFT कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमको कुछ चीज़ें एडिशनली, जब आप नोड पे टेस्टिंग करते हैं ना, तो आपको एडिशनली कोई कभी कभार मक्स का यूज़ करना पड़ता है, कभी कभार आपको फ्लिप फ्लॉप का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो हम लोग आगे के प्रोसेस में देखेंगे, कंट्रोलेबिलिटी जब देखेंगे तब। ओके, वी कैन कंसिडर दिस आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द DFT which are to be followed in order to have the maximum test coverage possible थ्रू मिनिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स। कम से कम पैटर्न में मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेस्ट कवरेज हम लोग कर सके, उसके लिए 2 प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी हो जाता है। बेसिकली ये थ्योरी ही पूछा जाता है, इट विल बी दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल और समथिंग। ओके, तो आपको बस यही चीज़ देखनी है,
थेरोटिकल, ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल, ये दो चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। बाय कंट्रोलेबिलिटी फ्रॉम DFT पॉइंट ऑफ व्यू वी इंटेंड इफ बोथ 0 and 1 are able to propagate at each and every node within the target pattern, a point is said to be controllable if both 0 and 1 can be propagated थ्रू स्कैन पैटर्न्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज आपका कोई डिवाइस है, कोई आपका सर्किट है, अब 0 और 1 आना चाहिए, वही प्रोपोगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 0 और 1 ही होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आपका डिजिटल अगर सर्किट है तो आप क्या करोगे, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज डिजिटल सिग्नल आपका क्या हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। डीसी, ओके, डीसी होगा, ठीक। तो 0 to 5 वोल्ट हो गया, 0 to 12 वोल्ट हो गया, अगेन 0 to 24 वोल्ट हो गया। तो ये चीज़ें आप देते हो, बराबर है। तो जब भी आप दोगे, अगर सपोज अगर 1 है तो आपको अगर +5 है तो आपको +5 ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलना चाहिए 2.5 मिल गया, 3.5 मिल गया, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें बताती है कि कंट्रोलेबिलिटी। अगर आपका कोई डिवाइस है और कहीं पे आपको 0 मिल रहा है तो 0 ही मिले, 1 मिलने का मतलब आपका वहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए, 24 वोल्ट वहाँ पे आना ही चाहिए। तो इसका मतलब कंट्रोलेबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी आप नोड पे टेस्ट कर रहे हो, जो भी नोड पे पर्टिकुलर नोड पे आउटपुट आ रहा है, इट शुड नॉट बी वैरी, वो वैरी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 0 एल्स 1। 1 का मतलब जो भी आप प्लस वोल्ट दोगे तो वही सिग्नल वहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट इज सेड टू बी कंट्रोलेबल इफ बोथ 0 and 1 कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू द स्कैन पैटर्न्स। अगर स्कैन पैटर्न्स के थ्रू 0 और 1 दोनों को अगर प्रोपोगेट कर सकते हैं ना, अगर प्रोपोगेट करोगे पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, अगर 0 आ रहा है तो 0 आए, 1 आ रहा तो अगर 5 वोल्ट आपने दिया 5 वोल्ट आए, 12 वोल्ट आ रहा है तो 12 वोल्ट आए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तब आप बोल सकते हैं कि आपका जो भी सिग्नल आया है नोड पे वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। या फिर आप खुद भी उसको प्रोपोगेट करने का मतलब आप खुद भी वहाँ पे अपने तरफ से सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, 0 करे या फिर 1 करे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि वो जो नोड है वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। अब उसके ये हो गया, ओके। इफ़, ओके, अब ये देख लेते हैं कि अगर इनकेस अगर कंट्रोलेबल नहीं रहा, अगर नोड अगर कंट्रोलेबल नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है। टू अचीव DFT कवरेज फॉर अ नोड इट इज़ नीडेड टू बी कंट्रोलेबल, ठीक है। अगर आपको DFT कवरेज अगर करना है तो उसका मतलब ये है कि कंट्रोलेबल वो होना चाहिए। इट इज़ नीडेड टू बी कंट्रोलेबल। इफ़ नोड इज़ नॉट कंट्रोलेबल इट कैन नॉट बी टेस्टेड। अगर नोड आपका कंट्रोलेबल नहीं है तो उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। टेस्टिंग करने के पहले कंट्रोलेबल भी होना चाहिए और ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए, दोनों चीज़ों से गुजर के जाना चाहिए, तब जाके हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर द प्रोडक्शन mode devices. It is necessary to have a certain minimum percentage of the node controllable to ensure. टेस्टिंग पर्पज़ अगर आपको करना है, टेस्टिंग अगर करना है, प्रोडक्शन में आपको लेके जाना है, तो इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कंट्रोलेबिलिटी उसमें होनी ही चाहिए। क्योंकि कंट्रोलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप अपने थ्रू अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर नोड पे 0 या फिर 1 का सिग्नल आप खुद भी दे सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोलेबिलिटी होता है। सपोज अगर कहीं पे 0 आ गया तो वहाँ पे मैं अपने तरफ से 1 दे सकता हूँ क्या, तो उधर कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ मैं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं नहीं दे सकता हूँ, उस तरीके की कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उधर वही कहा गया, सर्टेन मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नोड कंट्रोलेबल टू एंश्योर रिलायबिलिटी डिवाइसेस टू द कस्टमर। सो लेस नंबर ऑफ द कंट्रोलेबल नोड मीन्स लेस DFT कवरेज। जितना कम नंबर ऑफ कंट्रोलेबिलिटी नोड रहेगा उतना ही आपका DFT का कवरेज कम होगा, और जितना ही DFT का कवरेज कम होगा हम कह सकते हैं कि वो डिवाइस रिलायबल नहीं है, एंड हैंस लेस रिलायबल डिवाइसेस। और इस तरीके का डिवाइस अगर आप मार्केट में लेके जाएंगे तो 100% गारंटी कि वो रिजेक्ट करेगा, या फिर आप अगर वो बंदा यूज़ कर रहा है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, ठीक है। तो कभी भी विदाउट कंट्रोलेबिलिटी आप DFT को टेस्ट नहीं कर सकते, DFT हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और विदाउट कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी आप उसके ऊपर DFT या फिर टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। विदाउट कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल यू कांट डू DFT, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास इधर एक डिवाइस है, इधर एक डिवाइस है, बीच में उसका एक नोड बन गया, तो नोड A बन गया है। अब इधर क्या है, देखिए यहाँ पे जो भी सिग्नल है ना, इट्स नॉट कंट्रोलेबल, ये आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी सिग्नल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ इनपुट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर सपोज इधर कुछ हो गया, अगर इनकेस कुछ फॉल्ट आ गया, यहाँ पे 0 आना चाहिए था और अचानक से 1 आ गया,
या फिर यहाँ पे 1 आना चाहिए था और 0 आ गया, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हो सकता है। अब उन फॉल्ट को ओवरकम करने के लिए हमको यहाँ पे ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, हो सके तो मक्स यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको कंट्रोलेबल करेंगे, उस पर 0 या फिर 1 का सिग्नल हम खुद प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से तब जाके हम लोग कह सकते हैं वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। हम देखते हैं कैसा होता है। फिगर शोज अ नोड दैट इज नॉट कंट्रोलेबल विद इन द टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न्स। अब यहाँ पे टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न्स क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न्स क्या करेंगे, आपको एक सिग्नल देंगे। अब वो बता नहीं सकते कि आपका इधर सिग्नल क्या आएगा, ठीक। तो उस टाइम पे आपको ये कंट्रोलेबल नहीं है। कंट्रोलेबल करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सिंपली देखिए यहाँ पे आपको एक मक्स लगाना पड़ेगा। आप मक्स लगा देंगे और यहाँ से आप एक कंट्रोल पॉइंट देंगे। आप कंट्रोल पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा, जो भी इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा और यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो वो पॉइंट आपको बताएगा कि ये इसको किस हिसाब से कंट्रोल किया गया है, यहाँ पे बताएगा। तो इधर से आप कंट्रोल पॉइंट भेजेंगे तो जो भी 0 और 1 का सिग्नल रहेगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और उसको अगर आप चाहें तो इधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो इंसर्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स, एनहांसिंग कंट्रोलेबिलिटी। तो इस तरीके से आप उसका कंट्रोलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। कहीं पे मक्स लगा दिए, कहीं पे कोई डिवाइस लगा के उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अ नोड कैन बी मेड कंट्रोलेबल बाय इंसर्टिंग द कंट्रोल पॉइंट। If the test coverage target is not getting met through the target number of the patterns, control points are inserted to increase the test coverage. A control point is an alternate path supplied to the node to let the particular value propagate to it. Okay, यहाँ पे यही बोला गया है कि कंट्रोल करने के लिए आपको एक कंट्रोल पॉइंट इंसर्ट करना पड़ेगा, और if the test coverage target is not getting met through the targeted number of the pattern, कंट्रोल पॉइंट्स आर इंसर्टेड। जो भी हमको टारगेटेड पैटर्न चाहिए था, अगर इनकेस अगर वो हमको अचीव नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, कंट्रोल पॉइंट को इंसर्ट करना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेस्ट कवरेज। बिकॉज जब तक आप टेस्ट कवरेज इंक्रीज नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं होगा तो आप उसका डीएफटी नहीं कर पाएंगे। अ कंट्रोल पॉइंट एट एन अल्टरनेट पाथ सप्लाइड अ नोड टू लेट द पर्टिकुलर वैल्यू प्रोपोगेट टू इट। तो यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू प्रोपोगेट करना है वो हम अपने हिसाब से प्रोपोगेट करवा सकते हैं। एज शोन इन द प्रीवियस फिगर, नोड ए इज नॉट कंट्रोलेबल विद इन द टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न्स। तो प्रीवियस वाले फिगर में ना कंट्रोलेबल नहीं था। वी नीड टू इंसर्ट अ कंट्रोल पॉइंट। हमने यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट इंसर्ट कर दिया। अब उसने क्या बोला है, वी नीड टू इंसर्ट अ कंट्रोल पॉइंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंट्रोलेबिलिटी। जब हम इसको इंसर्ट कर देंगे ना तो कंट्रोलेबिलिटी उसकी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक। एज शोन इन द फिगर, एन अल्टरनेट पाथ कैन बी प्रोवाइड टू नोड ए कंट्रोल्ड बाय एन एनेबल सिग्नल, ठीक है। एडिंग कंट्रोल पॉइंट एट नोड ए not only improves the controllability of the node A, but it also improves the controllability of fan out cone of node A। तो ये ना उसकी कंट्रोलेबिलिटी बढ़ा देगा। जब आप कोई एक कंट्रोल पॉइंट अगर आप इधर ऐड करते हैं तो उसकी कंट्रोलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब कंट्रोलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज द टेस्ट कवरेज। तो टेस्ट कवरेज भी उसका बढ़ जाएगा जितना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नोड पे आप उसको लगा देंगे, वहाँ पे आप कंट्रोल पॉइंट छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इनकेस अगर कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट यहाँ पे आके वो आपको एज एन आउटपुट दिख जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल सा है। तो कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है और उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो डायग्राम ध्यान में रखिएगा। ईजी है, सिंपल है। और जैसे कि आपको पता ही है कि आपको लिखना कैसे है, ये तो मैंने आपको बता के रखा है कि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उसको सॉल्व कैसा करना, मैंने आपको ये सारी चीज़ बता के रखी हुई है, ठीक। उसके बाद देयर कैन बी एन 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो देखिए ये पॉइंट अगर आपको लिखना है इट्स एन ऑप्शनल। अगर और थ्योरी लिखनी है तो आप ये पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ तो आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। वैसे ऑप्शनल मैंने नोट बना के रखा है, चाहिए तो ले लीजिएगा, ठीक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है बट वी नीड टू कवर इन सिंगल वीडियो ओनली, ओके। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, बाय ऑब्जर्वेबिलिटी वी मीन आउट एबिलिटी टू मेजर द स्टेट ऑफ द लॉजिकल सिग्नल। When we say that a node is observable, we mean that the value at the node can be specified out through scan patterns and can be observed through scan out ports। अब इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई डिवाइस अगर बना रहे हैं, ठीक है,
तो डिवाइस बनाने के टाइम पे आपको उसको कंट्रोलेबल भी करना पड़ता है और ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। ऑब्जर्व करने का इसलिए मायने रखता है बिकॉज कौन से नोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन हो सके, ठीक है। जैसे कि बोला है व्हेन वी से दैट द नोड इज ऑब्जर्वेबल वी मीन दैट द वैल्यू एट द नोड कैन बी शिफ्टेड आउट थ्रू द स्कैन पैटर्न, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो हम लोग देख लेते हैं अभी व्हाट इफ अ नोड इज नॉट ऑब्जर्वेबल। अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो क्या हो सकता है। इफ अ नोड इज नॉट ऑब्जर्वेबल इट मीन्स वी कैन नॉट सी द वैल्यू ऑफ द नोड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द वैल्यू एट दैट नोड थ्रू टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न। तो जो भी हम लोग टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न कर रहे हैं वहाँ पे हमको वो नोड नहीं दिख पाता है, ठीक है। उस नोड पे क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है तो वो हमको पता नहीं चल पाता है। तो उस पर्टिकुलर नोड पे क्या वैल्यू है क्या नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो ये चीज़ होता है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो आपको वैल्यू नहीं दिखती है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द वैल्यू एट द नोड थ्रू टारगेटेड नंबर ऑफ द पैटर्न्स। तो आप अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो आप उसको उसके नोड पे क्या वैल्यू है आप वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। टू हैव अ स्कैन कवरेज फॉर द नोड इट इज़ नेसेसरी टू बी ऑब्जर्वेबल as in case of less number of the controllable nodes. If number of the observable node is less it means less scan coverage. Okay, तो वही बोला गया है अगर कंट्रोलेबल नोड अगर लेस है तो क्या होगा। इफ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेबल नोड इज लेस इट मीन्स लेस स्कैन कवरेज। अगर ऑब्जर्वेबल नोड अगर कम है तो क्या होगा, स्कैन का कवरेज भी जो है वो लेस होगा। सो लेस नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेबल नोड ऑल्सो मीन्स लेस रिलायबल डिवाइसेस। जितना कम ऑब्जर्वेबल होगा जितना कम ऑब्जर्वेबल होगा उतना ही कम आपका वो डिवाइस जो है वो कम रिलायबल रहेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कंट्रोलेबिलिटी भी आपकी ज़्यादा रहनी चाहिए तब आपका डिवाइस रिलायबल होगा। और जब आपका ऑब्जर्वेबिलिटी भी अगर ज़्यादा है तो तभी भी आपका डिवाइस जो है रिलायबल रहेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होना काफ़ी ज़रूरी है, कंट्रोलेबल भी होना चाहिए और साथ में ही ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये विदाउट ऑब्जर्वेबल है, ओके। अगर आप देखेंगे इधर शोइंग नॉन ऑब्जर्वेबल नोड, अगर नॉन ऑब्जर्वेबल नोड है तो इस तरीके से कंडीशन होती है, आप पता नहीं कर सकते कि इस नोड पे वैल्यू क्या है, आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्वेबल बनाना पड़ेगा। और जब आप उसको ऑब्जर्वेबल बनाएंगे तो आपको वहाँ पे एक और डिवाइस छोटा सा एक ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक फ्लिप फ्लॉप लगाना पड़ेगा या फिर कोई मक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से चीज़ों को आपको ऐड करना पड़ता है। हाउ ए नोड कैन बी मेड ऑब्जर्वेबल, तो उसको ऑब्जर्वेबल कैसे बनाएंगे, मतलब हम कैसे देख सकते हैं वैल्यू को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द नोड इन द डिज़ाइन ऑब्जर्व पॉइंट्स आर इंसर्टेड। तो ऑब्जर्व करने के लिए आपको सिंपली करना है क्या है, आपको उसके नोड पे एक ऑब्जर्व पॉइंट्स ऐड करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। एन ऑब्जर्व पॉइंट इन द फ्लिप फ्लॉप इंसर्टेड, ओके। एन ऑब्जर्व पॉइंट इज ए फ्लिप फ्लॉप इंसर्टेड इन द डिजाइन दैट ऑब्जर्व द वैल्यू एट वन और मोर पॉइंट, एक या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट पे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद ही डिवाइस रिलायबल होता है फॉर टेस्टिंग। इट हैज़ नो फंक्शनल पर्पस, इट इज इंसर्टेड इन द स्कैन चेन एंड शिफ्ट्स द ऑब्जर्व डेटा टू स्कैन आउटपुट थ्रू स्कैन शिफ्टिंग। तो उसको क्या किया जाएगा, सिंपली उसको इंसर्ट किया जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको एक एक इससे शिफ्ट किया जाएगा कि इसको अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, अगर मैं 0 को शिफ्ट करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, 1 को शिफ्ट करूंगा तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी। तो उसको शिफ्ट करके ना उसको स्कैन किया जाता है और उसको डिटेक्ट किया जाता है कि जो भी मेरे को आउटपुट चाहिए वो उस फॉर्म में आ रहा है क्या। अगर उस फॉर्म में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो उसका नोड है इट इज़ फाइन एंड वर्किंग गुड, ओके। सिंपल सा है, ये उसका डायग्राम है। डायग्राम आपको हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको डायग्राम निकालना ही निकालना है, ठीक है। A flip-flop inserted to observe the point can be used to observe the large number of the hard to detect faults which results in significant reduction in pattern count. तो पैटर्न काउंट जो रहेगा वो थोड़ा सा रिडक्शन होगा, कम हो जाएगा, छोटे इसमें हो जाएगा और आपको सिर्फ इतना एक डिवाइस लगाना है जहाँ से आप पॉइंट्स को नोड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नॉन ऑब्जर्वेबल लिखा गया है बिकॉज ये ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट आप जब इसको लगा देंगे तो ये ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सिंपल। तो आई होप इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज हमने DFT देखा, DFT में कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है वो देखा हमने और ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है। देखिए पूरा थ्योरेटिकल है, कोई इसमें हार्ड बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है। डायग्राम जो मैंने आपको बताया है डायग्राम प्लीज़ ठीक से बनाइएगा। और डायग्राम जो आप बनाएंगे तो डायग्राम में ऐसा है कि आपको ऑब्जर्वेबल जो कि
नॉन ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, वो भी बनाना है, और जो आपने ऑब्जर्व किया है वो भी बनाना है। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी का मैंने आपको बताया था, तो कंट्रोलेबिलिटी में भी वैसा ही है, जो कंट्रोलेबल है, ओके, ये वाला जो है ये कंट्रोलेबल है, और ये वाला जो है ये नॉन कंट्रोलेबल है। तो आपको ये भी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको डीएफटी के बारे में बता ही दिया। डीएफटी करने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई व्हाट डज डीएफटी डू, डीएफटी क्या करता है क्या नहीं करता है, और मैंने ये भी बता दिया नीड ऑफ डिज़ाइन फॉर द टेस्टेबिलिटी। तो आई होप मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है, और मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और इनकेस अगर कुछ डाउट है, कोई टॉपिक अगर मिस हुआ है, इसमें तो कोई टॉपिक ऐसा मिस नहीं हुआ है, बिकॉज डिज़ाइन ऑफ टेस्टेबिलिटी, और मैंने हद से ज़्यादा आपको थ्योरी बता दी है, ठीक है। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप क्या करना, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना, आप वो सारी चीज़ ले लो। ऐसे ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही है, बट अगर इनकेस अगर आपको छोटा 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 डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर उसको उधर से व्यू करिए, और जो भी है आप पेपर में अच्छा पेपर दीजिए, पेपर में अच्छा लिखिए। और पेपर आपका कंप्लीट होता है तो कितने मार्क्स मिले हैं क्या नहीं मिला है, वैसे ये जो टॉपिक है ये हम ऑलमोस्ट 8 मार्क के लिए आ जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि डीएफटी क्या है, अगर उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी अगर पूछ लेता है, तो अगर आप डायग्राम के साथ में बनाते हैं तो 8 आउट ऑफ 8 आपको मिल ही जाएगा, 100% गारंटी है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन छोड़िएगा मत, बिकॉज पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, ईजी है, फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारी सारी चीज़ें निकालिए, और 100% गारंटी कि आपको 8 में से 8 पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।